हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे 1 to 5 बाल विकास और शिक्षण विधि का। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाता है। तो मापनी के 4 स्तर हैं। एक हो गया नामित मापनी, इसे हम शाब्दिक मापनी भी कहते हैं। दूसरा है क्रमिक मापनी या क्रम सूचक मापनी, ये भी इसका स्तर है। अंतराल मापनी भी है और अनुपात मापनी है। लेकिन अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो सकता है। तो अनुपात मापनी, ये ऑप्शन सही है इसका। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। आंतरिकीकरण में होता है, क्या होता है? इदम होता है, अहम होता है, परम अहम होता है या परिस्थितियों में होता है। तो सिगमंड फ्राइड जो थे वो व्यक्तित्व को स्पष्ट किए थे, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 संप्रत्यय दिए, एक चेतन या अर्धचेतन व अचेतन। इसमें इन्होंने 3 वो दिया, इदम, अहम और पराअहम। तो पूछ रहा है कि हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण, तो इसमें क्या होगा? पराअहम। पराअहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों, आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार भी कहा जाता है। आत्मा के अंतःकरण की पुकार, मूल्यों का आंतरिकीकरण, पराअहम। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या कुछ भी बना सकता हूँ। व्यवहारवादी थे। उनका कथन था कि मुझे एक छोटा नवजात शिशु दे दो, मैं उसको डॉक्टर भी बना सकता हूँ, वकील या चोर, चाहे जो भी चाहूँ मैं उसको बना सकता हूँ। तो ये किसका कथन था? ये कथन था वाटसन का। वाटसन व्यवहारवादी थे। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने इस प्रयोग को किया था, वाटसन। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये है, ध्यान आकर्षित होने में की मुख्य भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित होने में मुख्य भूमिका क्या होगी? क्या उद्दीपन की तीव्रता होगी, उद्दीपक की उपाधेयता होगी, उद्दीपन की विश्वसनीयता होगी, उद्दीपन की सक्रियता होगी। तो ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, उद्दीपन की तीव्रता। क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है। तो उद्दीपन की तीव्रता, इसका ऑप्शन सबसे सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा? छात्र में रुचि किससे उत्पन्न होगी? शिक्षण से। आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे का ध्यान नहीं है, वो रुचि नहीं ले रहा है, तो शिक्षण इसमें उत्पन्न करने की कला नहीं होगी। सहानुभूति भी नहीं होगी कि सिंपैथी दिखाएं, समदृष्टि भी नहीं होगी, प्रेरणा, मोटिवेशन से बच्चा रुचि लेता है। तो इसका प्रेरणा सही ऑप्शन होगा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फ्राइड के अनुसार ए ऑप्शन है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा है, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। तो इसका बी ऑप्शन सही है या गलत? तीसरा है सी ऑप्शन, विस्मरण
वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। विस्मरण, विस्मरण मतलब होता है भूलना। तो विस्मरण क्या होगा? वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव, जो हमारे दुखद दिन थे, जो हमारा दुखद अनुभव था, उसकी याद को भुला देना ही विस्मरण की प्रवृत्ति होगी। तो विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से, अपनी याद से अलग कर देना। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा AOR, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR का फुल फॉर्म होगा स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ये वुडवर्थ थे, एक वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। इसमें इसका ऑप्शन वुडवर्थ होना चाहिए, इसमें वुडवर्थ नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? आंतरिक दशा पूछ रहा है ध्यान को केंद्रित करने की। तो क्या आंतरिक दशा अवधि है, नवीनता है, रुचि है, आकार है? ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है, क्योंकि व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को मन लगाकर करता है, उसको उसमें खुशी मिलती है। तो ध्यान केंद्रित की आंतरिक दशा क्या होगी? रुचि होगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? स्मृति कहलाएगा, कि सीखना कहलाएगा, कि प्रेरणा कहलाएगा, या फिर चिंतन कहलाएगा? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। सीखना कहलाएगा, तो इसमें इसका बी ऑप्शन सही होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या होगा? सीखना होगा, या फिर अभिप्रेरणा होगा, या फिर अधिगम होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाएगा? इसमें पूछ रहा है सांख्यिकी में रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया गया है वो क्या कहलाएगा? तो क्या वो स्तंभाकृति कहलाएगा, आवृत्ति बहुभुज कहलाएगा, या संचयी आवृत्ति कहलाएगा, या रेखाचित्र कहलाएगा? तो सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आवृत्तियों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? स्तंभाकृति। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास क्या बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, और किशोरावस्था में होता है, या फिर प्रौढ़ावस्था में होता है? तो बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है, प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड में। बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, और परवर्ती किशोरावस्था, बाद की किशोरावस्था आते आते अर्थात मतलब 20-21 साल में वो बहुत धीमा हो जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? बाल्यावस्था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होगा? शिशु है, छोटा बच्चा है, उसका व्यवहार किस पर निर्भर करेगा? नैतिकता पर। वो नैतिकता तो जानता ही नहीं, वास्तविकता भी नहीं जानेगा, ध्यान भी नहीं जानेगा। मूल प्रवृत्ति पर वो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। मूल प्रवृत्ति जैसे रोना हुआ, हंसना हुआ, स्वप्रेम की भावना हुई, ये सब मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इसीलिए शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं। तो 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, ये हो गया मूल प्रवृत्ति पर, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अंतर्दृष्टि या फिर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था, वनमानुष पर किया था, बिल्ली पर या फिर चूहे पर? किस पर उसने प्रयोग किया था? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जो है कोहलर को जाता है। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत में वनमानुष का प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो कल्पना इनके अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता भी का विकास भी उतना अधिक होगा। तो ये कोहलर का सिद्धांत था और इसने वनमानुष पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि है जिन बच्चों की उनमें भी उच्च होंगे। क्या? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने की क्षमता या अच्छे अंक प्राप्त करने की क्षमता। तो किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाएगी। बुद्धि क्या है? बुद्धि जब आप किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त कर लें तब वह बुद्धि है। अब बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता। यह निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशील हों, ये नहीं कहा जा सकता। तो 15 का ए ऑप्शन सही होगा। अध्ययन या विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करने, इस सब का इससे कोई मतलब नहीं। तो सृजनशीलता इसमें सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें है अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था, पावलोव ने दिया था या फिर स्किनर ने दिया था या वॉटसन ने दिया था या थार्नडाइक ने दिया था? प्रभाव का नियम। सीखने के 3 नियम किसने दिए थे? थार्नडाइक ने दिए थे। थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे जिसमें पहला नियम था तत्परता, दूसरा नियम था अभ्यास और तीसरा नियम था प्रभाव। तो ये 16 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? बुद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रत्याहन, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभव अथवा अधिगम में सीखी गई बातों को इकट्ठा करके उसे चेतन अवस्था में प्रयोग करने से संबंधित होती है। अब प्रत्याहन विधि क्या होगी? पहचान विधि। प्रत्याहन विधि को कहेंगे पहचान विधि। तथा पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित है, लेकिन तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित होगी। तो इसमें पूछ रहा है कि किस विधि का उपयोग स्मृति मतलब याददाश्त मापने के लिए नहीं किया जाएगा? तो इसका तार्किक विधि बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तार्किक विधि जो है बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। अब 18 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? साइमन द्वारा, होल्ट्जमैन, मरे या बेलक? तो मरे ने टैट का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का टैट है क्या? टैट है व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण जिसका इस मरे या फिर मोरे इन्होंने टैट के परीक्षण में 31 कार्ड का प्रयोग किया था। इन्होंने टैट में कितने कार्डों का प्रयोग किया था? 31 कार्ड का। तो 18 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। क्या विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के में सबसे बड़ा योगदान है। तो 19 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं रखता है? तो वृद्धि और विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसके सिद्धांत इसमें निरंतरता का सिद्धांत भी आएगा, समन्वय का भी आएगा, और इसका व्यक्तिकता का भी आएगा, वंशानुक्रम, वातावरण भी आएगा, विकास का क्रम भी आएगा, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं आएगा। वर्गीकरण का सिद्धांत इसमें नहीं होता है। तो वर्गीकरण बी, ऑप्शन 20 का बी सही है, क्योंकि इसमें पूछा है कि विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं है। बाकी तीनों का संबंध है, लेकिन वर्गीकरण का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित है। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित रहती है, तत्परता से सक्रियता भी बढ़ती है। तो तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना, ये सब किससे तत्पर, एक्साइटमेंट। तो 21 का सी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 होगा हमारा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होगा? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, संप्रत्यय क्या है? संकल्पना है। संकल्पना में पहले क्या आएगा? प्रत्यक्षीकरण, फिर आएगा प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले आएगा, फिर आएगा विभेदीकरण, विभेदीकरण के बाद फिर आएगा पृथक्करण, पृथक्करण के बाद आएगा सामान्यीकरण। तो प्रथम सोपान कौन सा हुआ? प्रत्यक्षीकरण। तो 22 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय ये दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? क्या ये निगमन विधि के हैं, आगमन विधि के हैं, अंतर्दर्शन है या बहिर्दर्शन है? उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं ये। अब आगमन विधि क्या है? आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। अब 24 का हो गया बी ऑप्शन सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? अवधान के आंतरिक निर्धारण में अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ सब आएगा। तो इसमें कौन सा रहेगा? रुचि भी है, लक्ष्य भी है, अभिवृत्ति है, और वस्तु की बात नहीं की गई है, तो इसलिए ये गलत है। प्रकाश, ध्वनि, गंध ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या होगा? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। 25 में ए ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 26 की ओर। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था, केवल बाल्यावस्था का अध्ययन करना, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, बाल मनोविज्ञान। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना। बाल मनोविज्ञान में जब केवल शब्द आ जाता है किसी क्वेश्चन में, किसी ऑप्शन में केवल शब्द आता है, तो वो लगभग 99% ऑप्शन गलत होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? 21वां जो जोड़ा होता है वो
तो इसे डाउन सिंड्रोम कहेंगे। ये आनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित बीमारी है और ये जीवन पर्यंत स्थिति है। शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाता है। सब में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 23 क्रोमोसोम का एक सेट पिता से और 23 का माता से मिल जाएगा। इसमें ये शिशु में बौद्धिक विकलांगता के कारण बनती है तो डाउन सिंड्रोम कहेंगे। अगर एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण बनेगा तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। 27 के बाद चलते हैं 28 की ओर। 28 है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है कोहल वर्ग के अनुसार। तो कोहल वर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख दिए थे, जिसमें था पूर्व परंपरागत और दूसरा होगा परंपरागत और तीसरा ऑप्शन था पश्चात पारंपरिक अवस्था। परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिक स्तर, उत्तर रूढ़िगत। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका ए ऑप्शन 28 का ए ऑप्शन सही होगा। अब चलेंगे 20 और बस 1 मिनट और 1-2 क्वेश्चन बचा है बस। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। क्या सही क्रम पूछ रहा है तो पहले अंडाणु का निर्माण होगा, फिर शुक्राणु, ऐसा नहीं। ब्लास्टोसिस और युग्मनज, ये गलत है। ब्लास्टोसिस, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ब्लास्टोसिस, युग्मन, सबसे पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस स्टेज आएगी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, किसने किया था। तो युंग थे, एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इसमें 3 बताया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये कौन होंगे, युंग होंगे। युंग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।